तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऋतुचर्या, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे रेफरेंस पे लिखा है, आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। चरक सूत्र 6 में वर्णन है, ठीक है। सुश्रुत के भी सूत्र 6 में ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। चरक में जो चैप्टर है वो क्या है? तस्य तृतीय अध्याय है। यहाँ पे भी हम लोग सूत्र 6 में पढ़ रहे हैं। विमान में 8 में भी कुछ आया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 में। इस तरीके से कई जगह पे हम लोग पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो जब भी ऋतुचर्या की बात आएगी तो काल की बात आएगी। तो हमको काल के बारे में पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है। खादिन्यात्मा मनन कालो दिशा द्रव्य संग्रह, जो नौ द्रव्य हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम लोग को काल के बारे में पढ़ाया जाता है और अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़ के हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, ऐसा हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े जाते हैं। सूक्ष्म कला न लियत इति काला, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ये काल की निरुक्ति है ना। पढ़ा है सबने? काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता है, अतः उसे काल कहते हैं। सूक्ष्म अभिकला न लियत, अपने सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता इसलिए उसको काल कहते हैं। क्या मतलब है सुश्रुत जाना, ठीक है। फिलहाल इसको आप रेफरेंस याद रखिएगा, सुश्रुत का है। फिर इसके बाद जो है संवत्सर रूपी उस काल का भगवान सूर्य अपनी गद विशेष से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरह विभाग किए हैं, ठीक है ना। तो सुश्रुत ने 11 काल के विभाग किए हैं और वहीं पर हमने लिखा है वाग्भट ने कितने किए हैं? 12 किए हैं। तो याद रखिएगा कि सुश्रुत ने कितने किए हैं? 11 और वाग्भट का 12 है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ज़्यादा नहीं, बहुत अगर टिपिकल कोई क्वेश्चन बनाएगा तभी पूछेगा एक निमेष में कितने सेकंड होते हैं, एक काष्ठा में कितना निमेष होता है, कितने काष्ठा में एक कला होता है। तो इस तरीके से ये रटने वाली चीज़ है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जानते हैं कि एक ऋतु में कितने महीने होते हैं? 2 महीने होते हैं। तो 2 मास का एक ऋतु बनता है। 3 ऋतुओं को हम लोग एक अयन बोलते हैं। तभी देखेंगे आप क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे बोलते हैं ना। तो उत्तरायण को आदान बोल देते हैं, दक्षिणायन को क्या बोलते हैं? विशर काल। वहां पे देखेंगे अयन, एक अयन में 3 ऋतुएं। तो जो ऊपर की 3 ऋतुएं हैं उत्तरायण, तो वही उत्तर अयन, तो वहां से हमने याद किया इसको, ठीक है ना। 3 ऋतुएं मिला के एक अयन होते हैं और 2 अयन हम जानते हैं 2 अयन मतलब 6 ऋतुएं आ गई। 6 ऋतुएं मतलब 1 वर्ष हो गया, एक वर्ष सर। तो 2 अयन बराबर 1 वर्ष हो गया। और एक युग में 5 वर्ष होता है, यानी कि आपको बीएमएस की पढ़ाई करने में लगभग एक युग का समय लगता है अगर इंटर्नशिप को हटा दिया जाए, है ना। तो थोड़ा बहुत एग्जाम में लेट होते होते, कभी रिजल्ट लेट होते होते तो लगभग एक युग बीत जाता है। 1.5 युग। तो एक युग हो गया आपका 5 वर्ष का। इसके पहले क्या है, 2 पक्ष बराबर 1 माह, यानी 15 दिन का एक पक्ष हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, क्या होता है ये, तो 15 दिन का एक पक्ष हो गया। उसी को पखवाड़ा भी बोलते हैं। जैसे बहुत कार्यक्रम चला जाता है, योग पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब क्या हो गया? पक्ष। 15 दिन। दिन नहीं कहेंगे उसको, अहोरात्र लिखा हुआ है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो 15 अहोरात्रि बराबर एक पक्ष, ठीक है। और वहां पे लिखा है 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्रि, मतलब एक दिन रात मिला के कितने मुहूर्त होते हैं? 30, यानी 24 घंटे में कुल कितने मुहूर्त हो गए? 30। तो याद रखिएगा, ये मैंने सब पूरा एक जगह उसको उतार लिया है, ठीक है। ये आपके मतलब की चीज है। वाग्भट ने जो 12 विभाग किए हैं, उन्होंने वहां पे एक नाड़िका भी बताया है। तो नाड़िका को हमने यहाँ पे सर्किल बनाया है। उन्होंने 4 याम में एक अहोरात्र, यानी एक दिन रात मिला के कितने याम होते हैं? 4 याम। तो ये उनका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाग्भट का 4 याम बराबर एक अहोरात्र। और सुश्रुत में जो यहाँ पे 30 मुहूर्त एक अहोरात्रि है, इसको याद रखिएगा। वो सब संस्कृत में लिखा हुआ है, वही चीजें हमने यहाँ पे अलग से उसको लिख रखी हैं। तो अलग से कुछ हमने उसको नहीं लिखा है। अभी हम इसको बता रहे हैं। जो 6वें श्लोक में आप देखेंगे, ये पूरा आपका तप, तपस्य, मधु माधव, है ना, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ये लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको बता रहे हैं आगे, तो इसके लिए परेशान होना नहीं है। किस ऋतु को क्या बोलते हैं वो भी अभी हम आपको बताते हैं।
फिलहाल हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो नामकरण है तप, तपस्य, मधु, माधव, ये किसने बताया है? सुश्रुत ने सुश्रुत बताया हुआ है। ठीक है, शार्ंगधर में बताया, शोधन के आधार पे अभी हम उसको भी बताएंगे। तो अगर इसको हम रटने के लिए बोलें तो एक हमारा ट्रिक रहेगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? यस सर। सर तमशु नहीं, त से तप, तपस्य, है ना, तप, तपस्य दोनों आ जाएगा इसमें। म से मधु, माधव, शुचि और शुक्र इसमें आ जाएगा, शुचि, शुक्र। न की अगर बात करें तो नभ, नभस्य, नभ, नभस्य। ई से देखिए वहां पे ईश आया है और ऊर्ज आया है, एक शब्द ईश और ऊर्ज। और स से सह, सहस्य, ऐसे करके आया होगा, सह, सहस्य। तो हर चीज को याद करने का एक तरीका होता है, कैसे हम उसको याद करेंगे। ठीक है, जनरली हम कहाँ से शुरू करते हैं? जनरली हम कहाँ से शुरू करते हैं? शिशिर। शिशिर से स्टार्ट करते हैं। आगे हम वहीं पे ले आ रहे हैं, देखिए कैसे उसको हम समझेंगे, जो हमने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वहां पे ले चलते हैं। ये देखिए, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है ना, ये हमने ऋतुओं को लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने उत्तरायण और दक्षिणायन उसको डिवाइड किया है लेफ्ट साइड में। ये देखिए, ये उत्तरायण की 3 ऋतुएं हो गई, इधर दक्षिणायन की हो गई। इनको हम आदान काल बोलते हैं और इसको विसर्ग काल बोलते हैं। तो ये हमने याद करने के लिए बताया। जैसे सुश्रुत ने क्या कहा कि माघ और फागुन क्या हो गया? तप, तपस्य, क्रमशः। यानी माघ क्या हो गया? तप, और फागुन क्या हो गया? तपस्य। चैत्र को मधु और माधव बैसाख हो गया। ज्येष्ठ क्या हो गया? शुचि। आषाढ़ क्या हो गया? शक्र। श्रावण को क्या बोलेंगे? नभ। और नभ से क्या है? भाद्रपद। बात। तो ये इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। उसका सीक्वेंस क्या है? तमशु नईस। अगर आपने तमशु नईस याद कर लिया तो आप उसको एक्सप्लेन कर, हमको शिव जी बस है याद रहता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये जो है हमारा जो है सीक्वेंस नहीं हमसे गड़बड़ होता है। तो अगर आपने ये लिख लिया है तो तमशु नईस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं कि श्रावण क्या है, कौन सी, मतलब इस तरीके से अगर पूछा जाएगा, शुचि शक्र है, नभ, नभस्य है, क्या है, या वर्षा ऋतु को सही मैच करने के लिए अगर आ गया तो वर्षा क्या हो गया? नभ, नभस्य। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माघ फागुन, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तप के ब्रैकेट में माघ, तपस्य के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फाल्गुन। नहीं समझ में आ रहा? यस आ गया सर। इससे ज्यादा क्लियर और स्पष्ट बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक ट्रिक जो हमने ये बनाया हुआ है, तमशु नईश, अगर आपने ये याद कर लिया, त किसके लिए है? मधु, माधव, शु, शुचि, शक्र, न, नभ, नभस्य, ईर्ष, ऊर्ज, है ना, और सह, सहस्य। अगर आपको ये याद है तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और यहीं से हमको एक चीज और याद हो जाता है, क्या? हिंदी महीनों के नाम भी यहीं से याद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिख रखा है। अगर हम आते हैं वर्षा में, ठीक है ना, वर्षा में एक जनरली याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं। वर्षा में हम बोलते हैं सावन में बारिश होती है, ऐसा सबको पता है। तो वर्षा में क्या हो गया? सावन से स्टार्ट किया, सावन के साथ क्या हुआ? भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद। शरद में क्या हुआ? अश्विन और कार्तिक। अश्विन का एक दूसरा नाम भी है, क्वार बोलते हैं बहुत जगह, इसको पता होगा सबको, क्वार, कार्तिक। यस सर। वैसे ही हेमंत को हमने लिखा है मार्गशीर्ष। एक इसका दूसरा नाम होता है अगहन, भी बहुत से लोग बोलते हैं, जो गांव से होंगे या जो हिंदी महीनों के बारे में जानते हैं उनको ये चीज पता होगा। ठीक है, मार्गशीर्ष को
शीर्ष नहीं, वो शीर्ष होगा, ऊपर वाला र भी रहेगा। मार्ग शीर्ष और पौष। तो अगर हम सावन के पहले की बात करें, गर्मी हम जानते हैं, गर्मी में उसको जेठ की दोपहरिया ऐसे ऐसे बोलते हैं, जेठ आषाढ़। तो जेठ आषाढ़ में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी को ठंडा करने के लिए बारिश होती है, तो श्रावण भाद्रपद ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहला महीना होता है चैत्र नवरात्र से शुरू होता है, जनरली बसंत पंचमी के आसपास का होता है। तो याद रखिएगा बसंत के सामने क्या आ रहा है, चैत्र। तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पोष माघ फागुन। तो कोई कठिन काम नहीं है हिंदी महीना अगर याद करना चाहें तो। ठीक है, हम सबको पता है कि बसंत पंचमी के पहले हर कोई होली मनाता है, तो होली फागुन में आता है। उसके पहले माघ, अगर बहुत से लोगों को जानकारी होगी तो प्रयागराज में माघ का एक महीना पूरा वहां पे स्नान भी चलता है। Yes, sir. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं माघ, फिर माघ के बाद होली आता है, फागुन आता है। आपने देखा होगा शिवरात्रि के साथ माघ मेला समापन होता है, फिर हम लोग शिवरात्रि के बाद जो है होली भी मनाते हैं। तो हर चीज जो है हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। माघ हुआ, फागुन हुआ, चैत्र हुआ, बैसाख जेठ आषाढ़, हमने बताया गर्मी बहुत पड़ती है, सावन भाद्रपद, शरद अश्विन और कार्तिक, है ना। और हेमंत क्या है, मार्गशीर्ष और पौष। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो राशियों के अनुसार नहीं है उसको भी बताएंगे। फिलहाल ये याद हो गया कि नहीं जो हम बताना चाह रहे थे? यस सर। ये स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से ऊपर हमने लिखा है। तो ये जो तमसु नैश है, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से है। आपको ये भी पता होगा कि कुछ आचार्यों के मत से प्रावट नहीं है, ऐसा भी आप मतलब सॉरी वर्षा के बाद प्रावट आ जाता है, कुछ ऐसा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। यस Yes, सर, sir. शुश्रुति संशोधन के की ग्रीष्म दृष्टि अनुसार। के बाद। यस सर। बसंत है, ग्रीष्म है, और फिर प्रावट आ जाता है, फिर वर्षा शरद हेमंत, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो वो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जहाँ पे थे वहीं वापस चलते हैं। ये वही चीज यहाँ पे है। उक्त संवत्सर में माघ आदि 12 महीने होते हैं, 2-2 माह की एक ऋतु होती है। इस तरह से 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं। उनके नाम क्रमशः शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत हैं। उनमें तप तपस्य मासों में शिशिर, मधु और माधव में बसंत, शुचि और शुक्र में क्या है, ग्रीष्म, नभ नभस्य में क्या है, सावन भादव, वर्षा। सावन श्रावण भादव में भादव। क्या है, वर्षा। और इसके बाद ईश और ऊर्ज में क्या है, शरद है। और सह और सहस्र में क्या है आपका, हेमंत ऋतु है। हेमंत। तो वही चीज हमने वहां पे चार्ट में बना दिया, उसको आप अपनी हैंड राइटिंग में जब तक नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन, शीत उष्ण वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं के चंद्र और सूर्य के काल विभाग करने के गुण से दक्षिण और उत्तर ऐसे 2 अयन बनते हैं, सबको पता है ना। जब सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तो जब उत्तरायण होता है तो हमारे शरीर का बल क्रमशः घटता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्षा शरद हेमंत क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। दक्षिणायन की वर्षादि इन ऋतुओं में भगवान चंद्रमा क्रमशः आप्यायित होते हैं और अम्ल लवण और मधुर रस बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दें हम आपको, ये तिक्त हो गया, ये कटु हो गया, तिक्त कषाय, ग्रीष्म में कटु, नीचे से मधुर, लवण और अम्ल। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। याद करने का क्या है, इसको याद करते हैं। जैसे त्रिकटु होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तिकटु। क्या पढ़ेंगे, तिकटु। इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे
MLA। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म समय को उत्तरायण कहते हैं। इन ऋतुओं में भगवान सूर्य बलशाली होते हैं और तिक्त, कषाय और कटु रस बलवान होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शिशिर ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है? क्या है आंसर? कसाय रस। तिक्त रस। शिशिर में तिक्त तिक्त रस। हो गया। वसंत ऋतु में कौन सा रस बलवान होगा? कषाय, कसाय। ग्रीष्म में कटु, कटु। रस। हेमंत में मधुर रस होगा, है ना। तो याद करने का तरीका क्या है, पहले ऊपर से नीचे तिकटू और नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से दक्षिणायन में MLA। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वही यहाँ लिखा है, दक्षिणायन की वर्षादि ऋतु में वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षादि मतलब वर्षा, शरद और हेमंत, इनमें क्रमशः कौन कौन सा हो गया? अम्ल, लवण और मधुर, ये बलवान होते हैं। वही हमने उसको याद करने का तरीका नीचे से ऊपर किया, MLA। ठीक है, ये 7वां नंबर श्लोक आपका, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस यस सर। सर। यहाँ हमने मार्क नहीं किया, सो कर लीजिएगा। ये विमर्श, दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। विसर्गस्य यद बलम विसृजत यम विसृजति जनत याप्यं समम प्राणिनांश्च बलम इति विसर्ग। ये विसर्ग के बारे में चक्रपाणी की एक लाइन है, इसको देख लीजिएगा, टीका इन्होंने चक्रपाणी ने की है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। फिर 8वां नंबर श्लोक है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीत किरणों द्वारा क्लीन रखता है और सूर्य उसको सुखाता है। चंद्र और सूर्य दोनों का आश्रय लेकर वायु प्रजा का पालन करता है। तो वायु पालयति प्रजा, इंपॉर्टेंट लाइन है, रेफरेंस याद रखिए। वायु पालयति प्रजा, ये कहाँ का है? ये ऋतुचर्या का है। शीतांशु क्लेदयत्, मतलब जो शीत अंश है, जो चंद्रमा के जो शीत अंश होता है उससे क्लेदन होता है। और शोषण किससे होगा? सूर्य, है ना। जो सूर्य है वो शोषण का कार्य करेगा। इन दक्षिणायन उत्तरायण दोनों अयनों का मिलकर क्या बनता है? संवत्सर, या उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे युगपत का मतलब मिलाकर, जोड़कर। युगपत का मतलब होता है जोड़कर। तो दोनों अयनों को मिलाकर क्या बनेगा? संवत्सर। और 5 वर्ष मिलकर क्या बना रहे हैं? एक युग। पंचयुगम इति संज्ञा लभन्ते। जो 5 संवत्सर हैं उनको मिलाकर एक युग बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 10वां नंबर श्लोक देखिएगा। यहाँ तो दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन निमित्त से वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और प्रावट, ये 6 ऋतु में। यहाँ हमने हेरिंग डाला है कि शोधन की दृष्टि से, है ना। तो लिखा हुआ है शिशिर की जगह क्या आ गया है? प्रावट। है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? यहाँ पे याद करने का ट्रिक इसको हमने बनाया है, वही नीचे का वही रहेगा। पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, तो हम उसको BGP बोलते हैं। B फॉर बसंत, G फॉर ग्रीष्म, P फॉर प्रावट। तो हमको बीजेपी, तो ये बस हमारा कभी गलत नहीं होता है, हमको समझ में आ जाता है ये बीजेपी वाला यहाँ पे सीक्वेंस लगेगा, है ना। वो अपने आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि हमको शिवजी बशहे वाला लगाना है कि बीजेपी वाला यहाँ पे लगाना है ना। तो ये संशोधन वाला क्या हो गया आपका? ये, है ना। ये तो वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, प्रावशः, वहां पे प्रावशः शब्द आया हुआ है, ठीक है ना। वर्षा से स्टार्ट किया, वर्षा, शरद, हेमंत, फिर क्या है? बसंत, ग्रीष्म, प्रावशः, षड ऋतवो भवन्ति, दोष, उपचय, प्रकोप, शमनम निमित्तम। मतलब दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त सुश्रुत ने ये 6 ऋतुएं बताई हैं। यहाँ से कौन सा गायब कर दिया है? शिशिर को यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, बोलो। यस सर। तेतु भाद्रपदादेन द्विमासिकेन व्याख्यातः तद्यथा भाद्रपदा से युजो वर्षा, कार्तिक मार्ग शीर्षो शरतः, पौष माघो हेमंतः, फाल्गुन चैत्रो बसंतः, वैशाख ज्येष्ठो ग्रीष्मः, आषाढ़ श्रावणो प्रावड़ इति। थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, यानी कि प्रावट में क्या हो गया? आषाढ़ और श्रावण,
पहले तो शिशिर की बात करते हैं, शिशिर तो है नहीं, बसंत की बात करते हैं। बसंत कहाँ है इसमें? ये क्या क्या है? फाल्गुन और चैत्र है, चैत वहीं पे आया हुआ है, हम दिखा दे रहा हूँ। ये बता रहे हैं, देखिए। बसंत को फाल्गुन चैत्र कहा है, ग्रीष्म को किससे कोरिलेट किया है? वैशाख और ज्येष्ठ से। प्रावट को आषाढ़ और श्रावण, वर्षा भाद्रपद और अश्विन, शरद और कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये कहा है संशोधन की दृष्टि से, ठीक है। और हेमंत किस में आ गया? पौष और माघ। बोलो भाई। यस सर। रटना नहीं है, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि संशोधन की दृष्टि से, है ना, जहाँ पे प्रावट लिखा हुआ है ऐसी जगह पे ऊपर से नीचे लिख डालिए क्या? बीजेपी वर्षा शरद हेमंत। समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में बोलो। मतलब बसंत ग्रीष्म प्रावट वर्षा शरद हेमंत, इसको लिख डालिए। और हमने अभी आपको Yes, sir. बताया, क्या बताया था? वहां पे हम लोग माघ से स्टार्ट कर रहे थे, किसमें? शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत वाले में। आपको यस सिर्फ सर। इतना करना है क्या, कि हमको माघ से न स्टार्ट करके किससे स्टार्ट करना है? फाल्गुन। Agun से. फागुन से स्टार्ट करना है और माघ वाले को नीचे भेज देना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया तो कभी भी गलत नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग बस इतना याद रखिएगा कि होली पे कलर लग जाता है, फिर धोते हैं, धोने का मतलब संशोधन। तो संशोधन किससे स्टार्ट करना है? फाल्गुन। फागुन। Sir, फाल्गुन। Fagun से. याद रहेगा? तो फाल्गुन हो गया, फिर चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, है ना, कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, फिर फागुन ऊपर आ गया। समझ में आ गया? यानी कि आपको हिंदी ऋतुओं के महीने सिर्फ एक बार 12 हो याद कर लीजिए, चैत्र से स्टार्ट करके। उसके बाद बस इतना याद रखना है कि सामान्य रूप से क्या है, जब शिशिर रहेगा तो वहां पे माघ से स्टार्ट करना है, माघ और से। संशोधन वाला जब रहेगा हमको फाल्गुन से स्टार्ट करना है, ठीक? बोलो। यस सर। यस सर। अब इसी के बगल में देखिएगा एक और खेल है। जो राशियां होती हैं उन राशियों के अनुसार ऋतुओं का क्या, सॉरी, ऋतुओं को राशियों से कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, शायद नीचे लिखा होगा, अभी आ जाएगा। हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है, ये कुमी में बैल दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, कुंभ। sir. लिखा हुआ मैंने मिक सिक, फिर यहाँ लिखा है टीवी धम। क्या है भी डिकोड कर दे रहा हूँ, जब 2-3 बार बोलेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगा। कुमी में बैल मतलब, पहली बात तो हमको ये पता है कि हमको जो राशियों के अनुसार जो नाम है ये संशोधन वाले में ही करना है, ठीक है। तो आपका याद होना चाहिए कि हमको स्टार्टिंग वहां पे बीजेपी से करना है। बीजेपी मतलब बसंत ग्रीष्म प्रावट, देन वर्षा शरद और हेमंत। तो यहाँ पे देखिए, कुमी, कु से कुंभ, मी से मीन। पहला क्या था मेरा? कुमी, कुमी। फिर था मे बैल, मे से क्या हो गया? मेष। बैल हम जानते हैं वृषभ को बोलते हैं, सबको पता है। तो कुमी में बैल, ये चारों समझ में आया? Yes, sir. कु से कुंभ, मी से मीन, ये किस में आ गया आपका? बसंत में आ गया। बसंत में. में बैल, में से मेष और बैल से वृषभ, ये ग्रीष्म में आ गया। कुमी में बैल, मिक सिक, हमने अगला ट्रिक बताया, मिक सिक। मी से क्या हो गया? मिथुन। मिथुन. कर्क। कर्क. ई से सिंह, क से कन्या। अब मिथुन के साथ कर्क है, सिंह के साथ कन्या है, ये याद रखिएगा। कैसे याद रहेगा? शेरनी कन्याएं होती हैं, है ना, तो इसलिए मुझे याद रहता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हम कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं और कैसे हम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अपने से कुछ ऐसा बनाइए कि कंफ्यूजन ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए। समझ में आया?
Yes, sir. तो मिक सिक, मिथुन कर्क सिंह के साथ कन्या, तो कुमी में बैल, मिक सिक। फिर हमने बनाया है टीवी, टी से क्या हो गया तुला, बी से वृश्चिक, वृश्चक। फिर एक आया होगा धम, धम से क्या हुआ धनु और मकर, धम से धनु और मकर। मकर। ये डिकोड कर लिया और ये आपका याद हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये तिकटू एमएलए हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। यस सर। यस सर। एक तरफ डोमिनेंट होगा, कषाय होगा और प्रावट होगा। ये त्रिकटु से तिकटु बना लिया। फिर यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम में गलत तभी होता है जब आप इसको ऊपर से नीचे ही एमएलए कर देंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एमएलए नीचे से ऊपर आना है। यानी मधुर कहाँ पे होगा, हेमंत में। हेमंत में। लवण कहाँ होगा, शरद में। और अम्ल वर्षा में। याद रखिएगा। ठीक है, पढ़िएगा, ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो जल्दी याद नहीं होती हैं। अब कुमी में बैल, मिक्सिक, टीवी, धम, कहाँ पे फागुन से स्टार्ट करना, संशोधन से, कहाँ पे ये, कहाँ पे वो, ये सब चीजें याद रखिएगा। अभी इतना ही बताएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चीजें केवल अभी इतना है और यही याद नहीं होता। समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ है वर्षा ऋतु में औषधियां तरुण होने से अल्प वीर्य वाली होती हैं। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में जो औषधियों का जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, अल्प वीर्य हो जाता है। ठीक है ना, यानी उनकी पोटेंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। और औषधियां हेमंत ऋतु के समय में परिणाम से परिपक्व वीर वाली यानी कि बलवान। तो हम अगर याद करने की कोशिश करें तो वर्षा में जो है पोटेंसी वीर्य कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और हेमंत ऋतु में अधिक रहता है, सबसे अधिक रहता है। तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे एक शब्द आया है निधागे, क्या लिखा हुआ है ये, तो निधागे याद रखिएगा, गर्मी को बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को। ठीक है, हमने कहा था सारे पर्याय एक जगह लिख लीजिएगा। तो निधाग किसको बोलेंगे, ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है। वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म में संचित हुए शरद, वसंत और प्रावट ऋतु में कुपित हुए दोषों का निर्हरण करना चाहिए। यानी कि वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म में संचित हुए तथा शरद, बसंत और प्रावट। अब याद रखिएगा, अगर शरद, बसंत और प्रावट में कुपित हुए दोष की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि शरद में कौन से दोष का प्रकोप होगा, पित्त। बसंत पित्त दोष का, पित्त का, कफ का, और कफ का सर, किसमें सर, वर्षा में वात का, वात का। तो याद रखिएगा, ये 14वां श्लोक भी याद रखिएगा। और इन्हीं ऋतुओं का क्रमशः संचय यहाँ को अगर देखें तो वर्षा है, हेमंत है और ग्रीष्म है ना। एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू श्लोक सूत्र 6.14 है ना, वात का संचय ग्रीष्म में, पित्त का हेमंत में और कफ का वर्षा में। ठीक है, यही तो होगा, यही लिखा हुआ है वहां पे। और प्रकोप क्या बोल रहे हैं, वात का प्रावट में, पित्त का शरद में और कफ का बसंत में, वहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है संचित दोष हरण विधि, माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सह सहस्य प्रथमे चैव हारयेद दोष संचयम। मिला, नहीं मिला, सर। माधव प्रथमे मासी। अब ये बताइए कि माधव प्रथमे मासी कौन सा महीना है माधव का, सर शिशिर। बसंत का, बसंत, चरक सूत्र 7 का है ये, माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेद दोष संचयम। वहां पे हमने याद, माधव बसंत का महीना है, दिख रहा है मानस, यानी माधव, नभस्य और
सहस्य, संचित दोष के हरण की विधि यहाँ पे चरक ने बताई है। और वहां पे कहा है श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासी साधारणे क्रमात्, ये वाग्भट्ट का है ना। तो उसको याद करने के लिए हमने बनाया हुआ है स्कॉच। आधा सग श्रावण हो गया, का मतलब कार्तिक और च मतलब चैत्र, ये क्रमशः वात पित्त कफ के लिए है ना, क्रमशः वात पित्त कफ के लिए है, तो याद रखिएगा। इनका जो है निर्हरण जो करते हैं वात पित्त कफ का, यहाँ पे श्रावण है, कार्तिक है और चैत्र मास है, क्रमशः ये वाग्भट्ट की लाइन है, याद रखिएगा इसको। भी आगे फिर रिपीट करेंगे इसको। ये आदा वंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदानी और नृणाम, ये श्लोक जानते हैं कहाँ का है? चरक का सर है सर। ऋतु यस सर, चरक का, यस सर। तस्य शीति का। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी हमने चरक वाला भी फोटो इसमें लगाया हुआ है सब, अभी पूरा चैप्टर वो भी आएगा। आदा वंते मतलब क्या हुआ सर आदान काल, आदान सर काल, उसके अंत में। आदान काल के अंत में दौर्बल्य होता है, किसका? बल का, बल का। शरीरिक बल का। यस सर। और मध्य मध्यम बलम, और अंत श्रेष्ठ अग्रे च निर्दिष्ट, क्या हुआ मतलब? मतलब शुरू में बल ज्यादा रहता है, मध्यम में कम, मतलब मीडियम रहता है, और अंत में दोनों ऋतुओं के अंतिम श्रेष्ठ अग्रे च, यानी अंत में कौन सा हो गया? हेमंत हो गया। अग्रे च शिशिर के लिए बता रहे हैं, यानी कि शिशिर और हेमंत में बल कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। मध्य में मध्य होता है, और आदान के अंत में, और विसर्ग के प्रारंभ में, शुरुआत में ये कैसा बल होता है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ बल होता है। श्रेष्ठ बल कहाँ होता है? नहीं आदान के अंत की बात कर रहे हैं। हाँ सर, सबसे कम हीन बल। रहता है। आदान के अंत में और विसर्ग के प्रारंभ में कैसा बल होता है? हीन बल। अल्प बल हीन बल। होता है ना। मध्य मध्य बल हम बात करेंगे तो हम आदान का भी मध्य की बात करेंगे और विसर्ग का भी मध्य की बात करेंगे। तो आदान का मध्य क्या होता है? बसंत होता है, और विसर्ग का मध्य क्या होता है? शरद ऋतु। तो जो दोनों आदान और विसर्ग का जो मध्य ऋतु होता है, वहां पे बल मध्यम होता है, इसका ये मतलब होता है। अभी आगे आएगा तो और इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। शारंधर के अनुसार वात का शमन शरद में करते हैं, पित्त का शमन बसंत में, और कफ का शमन प्रावट में करते हैं, है ना। याद रखिएगा इसको भी। अभी स्कॉच किसका बताया हमने? वाग्भट का। अब ऋतुओं की व्यापत जो है विकृति अदृष्ट से होती है ना। तो याद रखिएगा कि अधर्म अदृष्ट यहाँ पे बता रहे हैं। तो सारे फसाद की जड़, अभी इस समय भी जो पैंडेमिक चल रहा है उसको भी अधर्म से जोड़ा गया है। जैसे जनपदोध्वंस सब लोग कहाँ पढ़ते हैं? विमान स्थान। विमान। तो सुश्रुत ने जो बताया है जनपदोध्वंस से रिलेटेड शब्द जो दिया है, मरक शब्द प्रयोग किया है। श्लोक नंबर 19 देखिएगा। विकृत हुई उन औषधियों और जल के सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा मरक भी उत्पन्न हो जाता है। यही मरक जो है क्या है? पैंडेमिक है, जिसको हम लोग वहां पे वायु जल देश काल, वो 4 फैक्टर पढ़ते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। चरकेन विकृतो मूलमेषां वायव आदिनां वैगुण्यम उपपद्यते, लिखा हुआ वायव आदिनां यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूल अधर्मः। वहां भी मूल इसका वायु जल देश काल के विकृत होने का जो उसका मूल क्या बताया है चरक में भी? अधर्म बताया है। और यहाँ ये अदृष्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है? अधर्म होता है। तो रेफरेंस याद रखिएगा कि मरक शब्द जो प्रयोग किया है वो जनपदोध्वंस के लिए किया है। तो भेल ने जनमार बोला है, चरक ने जनपदोध्वंस बोला है, और पुराणों में भी प्रमारक लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है ना। और सूचित में यहाँ मरक शब्द आया हुआ है, तो याद रखिएगा। और एक और पूछा जाता है कि वायु जल देश काल इन्हें क्रमशः मुख्य समझें, है ना, क्रमशः। तो जनपदोध्वंस का सामान्य भाव ये 4 होते हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं ये भी पढ़ा है कि जनपदोध्वंस की चिकित्सा में
पंचकर्म और रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कर रहे हैं क्या? आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। तो लिखा है जन्मगत ध्वंस की चिकित्सा कैसे करेंगे? पंचकर्म एवं रसायन प्रयोग, है ना? ये हमने आपको बता ही दिया अभी। उस दिन ये बात उठी थी तो हमने कहा था कि ऋतुचर्या शायद मुझे पहले पढ़ा लेना चाहिए। तो फिलहाल उसको बताने से पहले वाग्भट ने शरद ऋतु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? जलदात्य शब्द प्रयोग किया है, याद रहेगा? तो ये किसका पर्याय हो गया जलदात्य? शरद। शरद ऋतु। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सही। देखिए कफ का जो प्रकोप होता है किस ऋतु में होता है? वसंत ऋतु में। बसंत में होता है, ठीक। कफ का प्रकोप बसंत में होता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो वो कफ वात और पित्त उसको अलग रखिए। अब राइट साइड में जो है वो अलग चीज है, ये क्या है हम बता दे रहे हैं, अभी हम इतना एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा जो दिन होता है सुबह से लेके रात्रि तक का, है ना, दिन का कौन सा भाग किस ऋतु से सिमिलैरिटी रखता है, ध्यान समझिएगा। हमारे दिन के 24 घंटे का कौन सा पार्ट किस ऋतु से सिमिलरिटी रखता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो पूर्वाहन का समय रहता है वो किस ऋतु से सिमिलरिटी रखता है? वसंत। जो मध्याह्न का समय रहता है वो ग्रीष्म ऋतु से सिमिलरिटी रखता है। अपराह्न का समय और अपराह्न का जो समय होता है वो प्रावट से सिमिलरिटी रखता है। प्रदोष यानी जो संध्या का समय होता है वो किससे सिमिलरिटी रखता है? वर्षा से सिमिलरिटी रखता है, याद रहेगा? यस सर। यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसकी समानता बसंत से है। मध्याह्न यानी जो दोपहर का जो टाइम होता है वो गर्मी वाली ऋतु से हो सकता है। अपराह्न यानी कि 3 बजे के बाद का जो समय होता है, यानी 12 बजे के बाद का ही समय, यूँ समझिए जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो वो प्रावट से कोरिलेट, और सायंकाल का जो समय होता है 5 से 6 बजे का, वो इन्होंने वर्षा ऋतु से, उसको हम प्रदोष भी कह सकते हैं, उसको इन्होंने वर्षा ऋतु से सिमिलरिटी उसकी बताई है। फिर अर्धरात्रि का जो समय होता है वो शरद ऋतु से। वैसे भी अर्धरात्रि में पित्त प्रकोपित होता है, ठीक है, अर्धरात्रि में पित्त प्रकोपित होता है, इसीलिए पाचन वाला हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, ठीक है। और हेमंत ऋतु का जो सिमिलरिटी है वो प्रत्युष काल से है। प्रत्युष काल यही उस दिन आया था, ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो समय होता है, समझ में आ रहा है? यस। यही शब्द आया था जो हमने कहा था कि थोड़ी देर के लिए वात बढ़ता है और हमारी नींद खुल जाती है, अगर उस समय उठ गए तो उठ गए, अदरवाइज फिर कौन सा दोष बढ़ेगा? कफ दोष। इसमें चले जाएंगे, तब पूर्वाहन वाले में चले जाएंगे, ठीक है। तब बसंत हो जाएगा और क्या बढ़ेगा? कफ बढ़ जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि किस दिन का कौन सा भाग किस ऋतु से समानता रखता है। अगर आपने ये याद कर लिया तो काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब जनरल चीजें हैं, आपको पता है, चार्ट से ही हो पाएगा, ठीक है। बागभट वाला ही पूछा जाता है ना, स्कॉच इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत वागभट काश्यप के अनुसार स्वभाव से, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत वागभट और काश्यप तीनों के अनुसार स्वभाव से वात का शमन कब होता है? शरद ऋतु में। और पित्त का शमन कब होता है? हेमंत में। और कफ का शमन कब होता है? ग्रीष्म में होता है। ये स्वभाव से है, जब स्वभाव से पूछेगा तब ये आंसर लगेगा। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि दक्षिण की वायु कैसी होती है, वायु ही था ना, पूर्वैया वायु कैसी होती है, ऐसा कुछ हम लोग। यस सर। यस सर।
मधुर चक्षुष्य। चक्षुष वो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होता है यहाँ से। यहाँ भी कुछ ऐसी लाइन लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग चरक में अलग अलग ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि लिखा हुआ है सबसे पहले हेमंत ऋतु, तो याद रखिएगा कि सुश्रुत ने स्टार्ट किस कौन सी ऋतु से किया है वर्णन? हेमंत से किया है। हेमंत। तो हेमंत ऋतु में उत्तर की दिशा की ठंडी वायु चलती है। हमको पता है हेमंत कहाँ है, बिल्कुल नीचे है जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जाड़े का टाइम है। गाजर मटर खा खा के रजाई में पड़े रहते हैं, वही टाइम तो है शायद, है ना। तो उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है ना। चारों दिशाएं धूल और धुएं से, धुआं यहाँ किसके लिए है? कोहरे के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो कोहरा होता है, फॉग होता है। रजो धूम आकुला दिशा पूछा गया है, क्यों लिखा ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो पहली बात तो ये हो गई, उत्तर की वायु ठंडी ठंडी चलती है। यूं कह सकते हैं कि हिमालय से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, वहां पे बर्फ गिरती है ना। जम्मू कश्मीर में उस टाइम बहुत बर्फ गिरती है, तो वहां से ठंडी ठंडी हवाएं उत्तर की चली और चारों तरफ एकदम उत्तर की दिशा आके ठंडी वायु चलेगी। चारों दिशाएं रजो धूम, रज धूल को बोलते हैं, धूम धुएं को बोलते हैं। इससे चारों दिशाएं व्याप्त रहती हैं। सूर्य जो है तुषार से आच्छादित रहता है। तुषार मतलब बर्फ से कह रहे हैं, हिमपात से, है ना। जलाशय में बर्फ से ढके रहते हैं। आपने देखा है कि बड़े बड़े जलाशय जो है जहाँ ठंडे देश हैं, पूरा बर्फ जम जाता है ना। डल झील तक पूरा जम जाती है। तो ये चीज वहां के लिए आया है। और कुछ और चीजें आई हैं कि किन किन पौधों में पुष्प लग जाते हैं। तो वहां पे आपका लोध्र, प्रियंगु और पुन्नाग, ये तीन विशेष रूप से, रौद्र, प्रियंगु और पुन्नाग, इसमें पुष्प कब आ रहे हैं? हेमंत में। हेमंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं शिशिर में। वहां पे देखिए रजो धूम आकुला दिशा, यहाँ पे वात वृष्टि आकुला दिशा शिशिर के लिए बोल रहे हैं। क्या है? ठंड तो रहेगी, हेमंत से भी ज्यादा थोड़ी सी ठंड हो जाएगी। दिशाएं वायु और वर्षा से व्याकुल रहती हैं, है ना। थोड़ा सा आपने देखा होगा हल्की हल्की बारिश भी कभी कभी हो जाती है। हवाएं तो ठंडी ठंडी चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी बारिश भी हो जाती है। वात वृष्टि आकुला दिशा, क्लियर? वो कौन सी ऋतु है? शिशिर ऋतु। तो सबको पता होगा कभी कभी दिसंबर जनवरी में बारिश भी हो जाती है ना। कभी कभी जनवरी फरवरी के बीच में भी बारिश हो जाती है। तो ये वही टाइम है, वात वृष्टि आकुला दिशा। शेष लक्षण हेमंत ऋतु के समान होते हैं। बाकी सारे लक्षण हेमंत, क्योंकि दोनों ऋतुएं सिमिलरिटी रखती हैं, ठीक। इसके बाद आ रहा है बसंत का। बसंत के बारे में दक्षिणी वायु चलती है, इतना ही याद रखिएगा कि दिशो बसंते विमलाः दक्षिणो अनिलः। 28 नंबर श्लोक के लास्ट में क्या लिखा है? दक्षिणो अनिलः, मतलब कि दक्षिण की वायु चलती है। उत्तर की वायु कहाँ थी? हेमंत में। हेमंत में। दक्षिण की वायु कहाँ है? बसंत में। तो याद रखिएगा। नेत्र के लिए हितकारी कौन सी वायु थी? दक्षिण की थी। दक्षिण की। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से पौधे हैं जो पुष्पित हो रहे हैं। पलाश, कमल, बकुल, मौलश्री को बोलते हैं, बकुल, मौलश्री, आम, अशोक, ये सब आपने देखा होगा। जनरली बसंत ऋतु में ही आम में बौर आता है ना, थोड़े थोड़े पुष्प जो लगते हैं उसमें। अशोक में भी उसी समय, इसको याद रखिएगा। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु। मारुतो नैऋतो असुख, है ना। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणें निकलती हैं और निऋत दिशा का कष्टदायक पवन चलता है। निऋत याद रखिएगा, नैऋत्य उसको पढ़िए। नैऋत दिशा का कष्टदायक पवन चलता है। पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है ना। और नीचे आया ध्वस्त वीरु तृणलता, जो लताएं हैं, जो घास है, बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? जल जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। देखा होगा गर्मियों में सब कैसे हो जाते हैं? जल जाते हैं, है ना। विपर्णांकित पादपाह, एक बार पूछा गया था, विपर्णांकित पादपाह किस ऋतु का है? ये मतलब पेड़ों के पत्ते कैसे हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। एक तरीके से यहाँ पे पतझड़ की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा विपर्णांकित पादपाह किस ऋतु का है? ये ग्रीष्म का। एक एक पॉइंट ही हैं सब में जो पूछे जाते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला आता है प्रावट, ठीक है। प्रावट में क्या बता रहे हैं? पश्चिम की दिशा। यहाँ पे कौन सी दिशा चल रही है? पश्चिम की दिशा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा कुछ आया है, कदम, नीप, कुटज, सर्ज, केतकी से घोषित रहती हैं। मतलब
ये सभी पौधे पुष्पित होते हैं और या शोभायमान रहते हैं, ठीक है ना। शक्र वो इंद्र बहुटी को बोलते हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़े थे, जरायु अंडज स्वेदज औदबीज वहां पढ़े थे ना, वही इंद्रगोप है ये, वीर बहुटी है ना। तो वो इंद्र का दूसरा पर्याय जो है शक्र भी है, तो यहाँ पे शक्र गोप या इंद्र बधु वीर बहुटी कह रहे हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बता रहे हैं इसे। शरद के दो पर्याय यहाँ लिखे हुए हैं, धराधात्य और जलदात्य। दिख रहा है? यस लिख लीजिएगा उसको। और इसके साथ ही साथ झिंटी, सतौना, ये सब लिखा हुआ है। तो बंधुक शब्द को गोला बना लीजिएगा, है ना, बंधुक। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा वहां पे आया हुआ एक काश के लिए, जो पुष्काश है ना। आप देखेंगे इस टाइम शरद में हर तरफ देखेंगे काश के जो पुष्प निकले रहते हैं, है ना, पूरा एकदम जैसे एकदम ऊपर से कभी देखेंगे तो बिल्कुल जैसे सफेद सफेद पुष्प होते हैं ना, देखा कि नहीं देखा काश के? यस सर, रुई सफेद जैसा चादर लगता है। कहाँ देखेंगे वहां पे काश ही काश निकला रहता है। तो वो ऋतु जो होती है शरद, कहीं अगर काश दिख जाए तो समझ लीजिए कौन सी ऋतु चल रही है, शरद ऋतु, शरद। ठीक। जनरली ये दीपावली के आसपास का टाइम होता है, दीपावली के आसपास का समय होता है। फिर इसके बाद आपका है स्वगुणय रतियुक्तेषु, ऋतुओं में अपने स्वाभाविक गुणों के अधिक मात्रा में बढ़ने से तथा विपरीत होने से एवं अपने गुणों के विषम होने से प्राणियों के शरीर स्थित वादादि दोष प्रकोपित होते हैं। यही श्लोक हम बार बार बोलते हैं, 40वां श्लोक दिख रहा है। हरेत बसंते श्लेष्माणं पित्तम शरद निर्हरेत वर्षासु शमयेद वायुम प्राग विकार समुच्छ्रयात्। हम लोग जानते हैं कि बसंत ऋतु में कफ, है ना, शरद में पित्त और वर्षा के समय वायु का प्रकोप रहता है। ऐसा इस लाइन से हम लोग समझ सकते हैं। अतः इन दोषों का जो निर्हरण करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, तो वात के लिए क्या करेंगे हम? बस्ती देते हैं, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन। तो क्रमशः ये कर्म कब करना चाहिए? वमन कब करेंगे? बसंत में, विरेचन शरद में और बस्ती वर्षा के समय। यही लिखा होगा। और रोग उत्पन्न होने के पूर्व बसंत ऋतु में वमनादि विधि से कफ का हरण, शरद ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का हरण और वर्षा ऋतु में स्नेहपान, बस्ती आदि उपायों से वात का संशमन करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ना सुश्रुत का। और ये सब जानते हैं, विरेचनम ही पित्त से जयाय परम औषधम हेमंतिकम दोषचयम बसंते प्रवाह, ये सब जानते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो गई आपकी सुश्रुत की। ये चैप्टर बाकी था, कुछ चीजें चरक की भी हैं, वो हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आदान और विसर्ग काल का डिफरेंस है। हम जानते हैं कि सूर्य बलवान होता है आदान में, दक्षिणायन में क्या होता है कि चंद्रमा बलवान होता है। तो सौम्य हो जाते हैं कब? विसर्ग काल में। और आग्नेय ऋतु में रहती हैं आदान काल में। और रुक्षता कब, वायु में रुक्षता कब रहेगी? आदान काल में। और वहां पे अतिरुक्ष नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमको पता है। रस के बारे में हमने बता ही दिया आपको, तिक्त, कषाय और कटु देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अगर उल्टा से इधर आए तो मधुर, लवण और अम्ल। दिख रहा है सबको? यस यहाँ पे क्रमशः बल घटता है। तो मनुष्य का यथाक्रम शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक क्रमशः बल घटेगा। शिशिर में जो है गाजर का हलवा, मटर खा खा के थोड़ा सा बल आया था, खाली सोच के रजाई में कोई काम तो करना नहीं था, है ना, खाली कफ बढ़ाया था उसमें। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, बल घटने लगेगा, तो दुर्बलता आएगी क्रमशः। फिर यहाँ पे फिर इसके बाद वर्षा से फिर बल की प्राप्ति शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यही श्लोक वहाँ पे हम बता रहे थे अभी। आधा बनते च दौर्बल्यम विसर्गादि नयो नृणाम। आदान तथा विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति।
विसर्ग काल के आरंभ तथा आदान काल के अंत में मनुष्य में दुर्बलता रहती है। समझ में आ रहा है? विसर्ग तथा आदान काल के मध्य में, यानी कि जो विसर्ग की मध्य वाली ऋतु होगी और आदान की जो मध्य वाली ऋतु होगी, वहां पे बल कैसा होगा? मध्यम होगा। और विसर्ग काल के अंत में और आदान काल के आरंभ में कैसा बल होगा? उत्तम बल होगा। ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत तेज कर रहा है। ये सब हम बता चुके हैं आपको, है ना? माघ से स्टार्ट करते हैं, माघ, फागुन, फिर चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ याद आ रहा है? कई कॉलम बनेंगे यहाँ पे। एक तो आदान विसर्ग का बनेगा कि इधर आपने सभी ऋतुएं लिख दी, फिर यहाँ पे बल लिखेंगे, क्रमशः बल यहाँ से यहाँ तक घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बल बढ़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे रस का, है ना? फिर यहाँ पे लिख देंगे वायु में रुक्षता। इस तरीके से एक चार्ट बन जाएगा पूरा आपका ऋतुचर्या का। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे हिंदी महीने से भी एक बना देंगे, एक बना देंगे संशोधन की दृष्टि से कौन कौन सा महीना उसमें हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके बुद्धि और विवेक पे, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा। ठीक है? एक ये बहुत पूछा जाता है 9वें नंबर का सेकंड है, पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षम। मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9वां श्लोक। हम लोग जानते हैं कि शीत ऋतु में जठराग्नि के बलवान होने में अक्सर क्या होता है कि ठंड के समय में हमारी जठराग्नि कैसी हो जाती है? बलवान हो जाती है। इसीलिए उसमें खाना पीना अच्छा खाना चाहिए, है ना? गर्मियों में क्या होता है कि यूं समझ लीजिए कि आदान काल के अंत में और विसर्ग के प्रारंभ में जो हमारी जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है ना? और हमारे शरीर का बल जो होता है वो भी क्षीण रहता है, इसीलिए बीमारी की संभावना ज़्यादा रहती है, इम्यूनिटी कहीं न कहीं कम हो जाती है। ठीक है ना? ये सब आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। और जाड़े के टाइम में चाहे वो शिशिर हो चाहे हेमंत हो, यहाँ पे हमारे शरीर का बल अधिक होता है और साथ ही साथ हमारी जठराग्नि भी प्रबल होती है। इसलिए वहाँ पे हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की जो अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, आहार को पचाने में सक्षम होती है। अगर आप आहार प्रॉपरली नहीं लेंगे तो वो बढ़ी हुई अग्नि क्या करेगी? धातु पचन। धातुओं का क्षय, बहुत तेज होगी। धातुओं का पाक करेगी। बहुत सही जा रहे हो। देखिए वही लिखा हुआ, मिला? मिला कि नहीं मिला? पढ़ो इसको, क्या लिखा है? जब प्रॉपर आहार नहीं मिलेगा तो धातुएं वहां पे, धातुओं का वहां पे जो है पाचन होने लगेगा। पाचन होने लगेगा। समझ में आया? यही हम बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा। यस सर। ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये सब चीज यहाँ नहीं बताएंगे। यही हम कहते हैं जयंताक श्वेत का प्रयोग कब करते हैं? हेमंत में करते हैं। देखिए ना, आपको स्वेदन वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना है एक बार, इसलिए मुझे याद है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। हिमागमे तुषार ऋतु को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। शिशिरागमे किसको बोल रहे हैं? हेमंत ऋतु में, है ना? तो सारे पर्याय एक जगह याद रखिएगा, पर्याय से कंफ्यूज करते हैं सब। हिमागमे हेमंत हो गया आपका। पढ़ाएंगे जब, एक बार है यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जिसको देखना होगा। ये कई बार पूछा गया है, वातलान लघु नीचा। और ये वात वृष्टि आकुला दिशा हम लोग कहाँ पढ़े हैं? शिशिर में पढ़े हैं, अभी सुश्रुत में पढ़ गया है ना? हेमंत। शिशिर ऋतु में क्या है? कर्दृत कषाय और वात वर्धक हल्के शीतल अनुपान का त्याग कर देना चाहिए। ये भी याद रखिएगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट था, एक बहुत सी ट्रिक है, कल लिखा देंगे। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, है ना? शरद है, बीवी बसंत है, बी से शायद वर्षा है, दिन में नहीं सोना चाहिए। यस सर, वर्षा है। इन तीनों ऋतुओं में जो है दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए।
तो कल सारा का सारा ट्रिक लिखा देंगे एक जगह जो पूछा जाता है यहाँ से। ग्रीष्म वर्षा में मैथुन और व्यायाम निषिद्ध है, तो ये सब एक चीज एक जगह लिखा देंगे हम। निदाग अभी हमने आपको बताया ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं, तो ग्रीष्म में क्या क्या कंट्राइंडिकेशन है, दारू वारू नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब, है ना। देखिए एक कंट्रोवर्सी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दें तब सब चीजें। तो ये सब चीजें हम लोग कल आपको लिखा देंगे। हंसोदक वगैरह ये सब आप जानते हैं, पढ़ा होगा। यस सर, इसी चैप्टर। यस सर। हाँ, ये आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला, क्या लिखा हुआ है? आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है। दुर्बल शरीर में एक तो जठराग्नि दुर्बल रहती है, और वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। तो पूछता है ये श्लोक किस ऋतु के लिए बताया है चरक ने? तो आदान दुर्बले देहे पक्ता, यहाँ पे पाचन शक्ति की बात कर रहे हैं। तो आदान काल में वैसे ही शरीर का जो है, वैसे ये कौन सी ऋतु का है? वर्षा कौन सी मतलब काल का है? विसर्ग का है ना सर, आदान काल की अंतिम ऋतु। अगर हम बीजेपी से चलें तो संशोधन की दृष्टि विसर्ग काल की स्टार्टिंग की ऋतु, वहां से विसर्ग भी हम देख सकते हैं इसको, या आदान की हम अंतिम ऋतु देख सकते हैं। तो कुल मिला के आदान काल में हमारे शरीर का जो बल होता है वो तो घटता ही है, और साथ ही जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। और जानते हैं कि वर्षा ऋतु आने जाने पे वातादि जो दोष होते हैं वो भी दूषित हो जाते हैं। वैसे भी वर्षा में जो है वात प्रकोपित हो जाता है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला, ये वर्षा ऋतु के लिए है। बाकी ये ट्रिक से बताएंगे सब, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सब आपको समझ में आएगा। ये शरद ऋतु चल रहा है, तो शरद ऋतु में देखिए ये जो इतनी चीजें बताई गई हैं क्या है। सर्पीपान हम कब करेंगे? सर्पी जो होता है पित्त का शमन करेगा, विरेचन भी पित्त का शमन करेगा, और रक्त मोक्षण कौन सी ऋतु में? धारा धरात्य, ये भी पर्याय इंपॉर्टेंट है। धारा धरात्य किसके लिए है? धारा धरात्य शरद ऋतु के लिए। शरद ऋतु। याद रखिएगा, धारा धरात्य शरद का पर्याय है। रक्त मोक्षण का एज क्या है? 16 से 70 वर्ष, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक धनात्य शब्द आया है, देखिए कहीं धनात्य कहीं धरा धरात्य शब्द आया है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इतना ही रखिए, बाकी कल हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग एक क्लास और लेंगे, सूत्र 21 जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मिलते हैं 6 बजे। सर हम्म